हाय फ्रेंड, आज मैं आपके सामने एनसीईआरटी के एक नया चैप्टर के साथ जो है हाजिर हुआ हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो पिछला वीडियो बनाया वो आपको पसंद आ रहा होगा। और यदि आपने उसे देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर देखें। आपको कुछ ना कुछ लाभ देंगे, कितना लाभ देंगे, आप उससे कितना लाभ ले पाएंगे ये आप पे निर्भर करता है, लेकिन हाँ, यदि आप उसे देखेंगे तो आपको लाभ ज़रूर होगा। आज हमारा जो अध्याय रहेगा हिंदी का, वो अध्याय है हम लोग का 9वां अध्याय है। ठीक है, तो जैसा मैंने सदैव 2 पार्टों में पढ़ाया है, पहले आधे भाग में आपको लेखक का परिचय और उसके आधे भाग में आपको कविता का परिचय। तो ठीक, सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूँ, आप उसे लिखिए। पाठ का 9वां पाठ है ना, पाठ का नाम है संगत कार। ठीक है, और लेखक है मंगलेश डबराल। ठीक है, ये आपका कविता है और ये उनके लेखक है। तो एनसीईआरटी ने लेखक का परिचय डाला, जैसा कि मैंने पिछले कई सारे चैप्टरों में आपको बताया कि लेखक क्या किए हैं। एनसीईआरटी ने क्या किया है कि आपको लेखक परिचय दिया है। तो जब एनसीईआरटी ने दिया है तो आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, कि जब तक आप उसे नहीं पढ़ेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे। ये आपके सामने जो भी दिख रहा है ये एनसीईआरटी का बुक है और ये आपको परिचय है मंगलेश डबराल का, संक्षिप्त परिचय दिया गया है, फोटो है ना। तो सबसे पहले हम तो देखेंगे मंगलेश डबराल का। तो मंगलेश डबराल का जन्म, ठीक है, देखिए उच्चारण में थोड़ा दिक्कत है, डबराल, ठीक है, मंगलेश डबराल का जन्म सन 1948 में। जैसा कि मैं हमेशा परिचय देता हूँ, आप अब इनका परिचय लिख लीजिए, परिचय, लेखक परिचय, क्योंकि लेखक परिचय बहुत ज़रूरी है जानना, है ना। तो जन्म कब है, यहाँ पे देखिए ये डेट में डाल के नहीं, ईयर डायरेक्ट लिखा हुआ है और ईयर है सन 1948। स्थान भी आप नोट कर ले, कभी कभी पूछ देता है कि इनका संबंध किस राज्यों से है। ठीक है, किस राज्यों से है, तो स्थान है टिहरी गढ़वाल। ठीक है, आप देख रहे हैं, जैसा मैं हमेशा फोकस कराता हूँ कि आप इस ईयर पे ध्यान दीजिए। ये ईयर है हमारे आज़ादी के बाद का समय, ठीक है, लेकिन उस समय तक ये टिहरी गढ़वाल आज के वर्तमान के उत्तर प्रदेश में था। ठीक है, मतलब टिहरी गढ़वाल, लेकिन अब जो है ये है, ठीक है, आपका उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड। आप जानते हैं, आप नहीं जानते तो एक जीएस आप समझ लीजिए कि झारखंड के साथ ही उत्तराखंड भी राज्य बना है ना 2000 ईस्वी में। थोड़ा थोड़ा आगे है, किसी का नवंबर किसी का कुछ है, लेकिन उत्तराखंड किससे अलग होकर बना? उत्तर प्रदेश से। यानी जब ये इनका जन्म हुआ था उस समय टिहरी गढ़वाल कहाँ था? उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी कहाँ है? उत्तराखंड में। बस आपको इतना याद रखना है कि उत्तराखंड में भी है। ठीक है, और उस समय उसको क्या कहा जाता था? उत्तरांचल, है ना, के काकफाल पानी गांव में हुआ था। ठीक है, और शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून से। शिक्षा आप नोट कर लीजिए, ठीक है, शिक्षा का स्थान नहीं, शिक्षा यानी कहाँ तक उनकी शिक्षा है। ठीक है, तो क्या है कि शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुआ? देहरादून से। अब कितना शिक्षा हुआ ये इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है, स्थान केवल है देहरादून। आप जानते ही होंगे कि उत्तराखंड की राजधानी अभी कहाँ है? देहरादून है। ठीक है, दिल्ली आकर हिंदी पेट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वग्रह में सहायक संपादक हुए। देखिए ये चीज आपको नोट करना है। ठीक है, पहला चीज आपको एक फोकस कर लीजिए कि भारत भवन कहाँ है। भारत भवन, ये कभी कभी आपको इसमें नहीं, चैप्टर में नहीं, लेकिन चैप्टर के बाद भी काम करेगा। तो भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। ठीक है, भोपाल किसकी राजधानी है? जी हाँ, मध्य प्रदेश, है ना, मध्य प्रदेश
की राजधानी क्या है, भोपाल है, और वहाँ क्या है, भारत भवन, है ना। तो वहाँ से प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह, एक चीज याद रखिएगा कि ये पूर्वाग्रह आपको पूछ सकता है परीक्षा में, इस परीक्षा में ना पूछे लेकिन आगे की कंपटीशन में आपको पूछ सकता है। पूर्वाग्रह, ये देखिए पूर्वाग्रह का अगर हम थोड़ा सा मीनिंग समझा दे तो पूर्व यानी पहले, अगर आधा भाग इसको कर दे पहले, ठीक है, और ग्रह यानी ग्रसित या उससे मैंने ग्रसित होना यहाँ पे मान लीजिए, या उसमें समाहित होना, वैसे विचार। अभी मैं इसको एकदम सरल भाषा में समझाता हूँ। पहले के विचारों से, पहले के कुछ का बातों से अगर हम उसको आकलन करते हैं, उस चीज को मानते हैं, जैसे में एक पहले की कहावत थी कि चोर का बेटा चोर बनेगा, वकील का बेटा वकील बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, ये हमारा पूर्वाग्रह था। कुछ ऐसे उदाहरण थे और हम उससे ये हो गए थे। जैसे आप कई जगह देखोगे कि चोर है तो चोर का बेटा चोर बने, ये पूर्वाग्रह है, कोई जरूरी नहीं है। तो पहले के विचार या पहले की चीज़ों से जब हम तुलना करने लगते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि धार्मिक रूप से जो किसी खास संप्रदाय के लोग जो है बदमाशी होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, ये हमारा पूर्वाग्रह है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जरूर उस समुदाय से आते हो, वो अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन ये सब हमारा पूर्वाग्रह है, ठीक है। जैसे बोलते थे ना कि जन्म से आदमी अछूत होता है, ये पूर्वाग्रह है, ये सब पूर्वाग्रह है, क्योंकि हम लोग उससे ग्रसित होते। कहते थे ना कि पूर्वाग्रह में जैसे नीचे जाति के लोगों के लिए शिक्षा पाना कोई महत्व नहीं है, ये सब पूर्वाग्रह। आज के समय में ये सब नहीं है। तो एक चीज आपसे पूछ सकता है कि ये देहरादून में, सॉरी भोपाल में थे तो क्या करते थे, पूर्वाग्रह के, सॉरी पूर्वाग्रह के संपादन, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लीजिए, आगे के परीक्षा में आपको काम देगा। अभी देखिए इसको जो पढ़ते हैं आप ये मत समझिए कि ये क्लास भर में है, क्लास के बाद यदि आप इसे यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, इसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो बेकार है आपका, ठीक है। इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित अमृत भारत में भी कुछ दिन नौकरी की। एक चीज और, ये आपको काम है, ये पूर्वाग्रह कहाँ से है, भोपाल से, ठीक है। और एक चीज है इलाहाबाद और लखनऊ से प्रकाशित, इलाहाबाद और लखनऊ, ठीक है, लखनऊ से प्रकाशित कौन सा, अमृत भारत, अमृत भारत। अच्छा, प्रकाशित ये सब सारे जो हैं ये पत्रिका समाचार पत्र वगैरह है, ठीक है। प्रकाशित में इलाहाबाद और लखनऊ ये दोनों ही आज वर्तमान यूपी के क्या हैं, एक राजधानी है और दूसरा शहर है। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक है। सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। ये सब तो अभी मिल ही जाएगा या मिलेगा कहीं कहीं लिमिटेड, लेकिन आप एक पत्र का नाम, पत्रिका का यानी समाचार पत्र का नाम सुनते हैं, जनसत्ता, ठीक है, जनसत्ता। ये आपको उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। तो जनसत्ता आपको मिलेगा, और जनसत्ता से भी इनका क्या था, संबंध था। क्या थे ये, जनसत्ता के संपादक, ठीक है, क्या थे, संपादक, है ना, ये संपादक यानी कि एडिटर, इंग्लिश में बोले तो एडिटर, यानी उसको निकालने के लिए ये मतलब हेड थे उस पत्रिका में। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वो नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। देखिए नेशनल बुक ट्रस्ट जो है वो दिल्ली की एक संस्था है, और जो आपको एनसीईआरटी के बेस पे बच्चों का बुक या बड़े मतलब अच्छे अच्छे बुक, आप जैसे नेशनल बुक ट्रस्ट का अगर पंचतंत्र पढ़िएगा तो अच्छा रहेगा, मतलब अच्छा उसमें कंटेंट्स है, और भी सारे बुक निकालते हैं, ठीक है। एक चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट भी है, और ये है नेशनल बुक ट्रस्ट जो कि दिल्ली में है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि नेशनल बुक ट्रस्ट कहाँ पे, ठीक है, या फिर आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन से लेखक का संबंध नेशनल बुक ट्रस्ट से रहा है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या है, नेशनल बुक ट्रस्ट। अच्छा हाँ, एक चीज मैं यहाँ वहाँ लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं समझ में आ रहा, ये आपको बारी बारी से समझना है, क्योंकि मैं ये सारा मिटा दूंगा लेकिन ये परिचय नहीं मिटाऊंगा, ठीक है।
मंगलेश डबराल के 4 कविताएं संग्रह प्रकाशित हुए। अच्छा हाँ, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि अपने साथ कॉपी लेके बैठे, क्योंकि मेरे पास बोर्ड भी छोटा है और पढ़ाना भी बहुत सारा है, तो मैं बीच बीच में मिटाते रहूँगा। एक बार आप इसे देख लीजिए थोड़ा सा, फिर मैं इसे मिटा दूँगा, क्योंकि जब तक आप कॉपी लेके नहीं बैठेंगे, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, मेरे को मिटा के ही काम करना है। ठीक है, तो अब इनका जो है साहित्य को समझ लेंगे, है ना, कि क्या है इनकी रचनाएं। रचना आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, रचना याद नहीं रखेंगे तो आपने पहाड़ पर लालटेन, पहाड़ पर लालटेन, ठीक है, घर का रास्ता, घर का रास्ता, ठीक है, हम जो देखते हैं, आवाज भी एक जगह है, आवाज की एक जगह है। अच्छा, कुछ इनके बारे में विशेष चर्चा मैं आपको थोड़ा सा, ये है टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड। और आप जानते हैं कि उत्तराखंड जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है। इनका पहला ही लेखक देखिए क्या है, पहाड़ पे लालटेन। मैं इसको पढ़ा नहीं हूँ इसलिए इस पर जंक्शन नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटा सा आकलन जरूर लग रहा है कि पहाड़ पे लालटेन का अर्थ ये होता है, लालटेन क्या है, रोशनी के लिए। अभी भी उत्तराखंड के या पहाड़ी क्षेत्र में कई ऐसे राज्यों में जो है छोटे जनपद या जिलों या छोटे भागों में बिजली नहीं पहुंची है, तो हो सकता है इस पे आधारित होगा। लेकिन मैं, हाँ, पूर्वाग्रह नहीं, पूर्वाग्रह जो इसमें था पूर्वाग्रह नहीं, लेकिन एक जिनमिन जो हेडिंग से समझ में आता है। अच्छा, इनको पुरस्कार और सम्मान भी नोट कर लेंगे। इनको सम्मान क्या मिला, पुरस्कार ही लिखता हूँ, मेरा मार्कर मुझे बहुत धोखा देता है। ठीक है, देखिए उनको सम्मान में साहित्य अकादमी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। मंगलेश डबराल जो थे अनुवादक भी थे। अनुवादक मतलब किसी अन्य भाषा से दूसरे भाषा में, या हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में, या अंग्रेजी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद करना। तो इन्होंने कई भाषाओं में, केवल हिंदी में ही नहीं, इन्होंने कई भाषाओं में अनुवाद किया। जैसे कि इसमें दिया हुआ है आपका अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, स्पेनी, पोलस्की, बल्गरी भाषाओं में भी अनुवाद को क्या किया है, प्रकाशित किया है। यानी ये एक सफल अनुवादक भी रहे हैं। इसके साथ साथ आगे बताता है कि इनका केवल संबंध साहित्य से ही नहीं, सिनेमा से भी रहा है। सिनेमा से रहा है, समाचार पत्रों से, जैसा कि आपको बताया ही गया है। ठीक है, संचार माध्यम से, संस्कृति के सवालों पर। और इनका जो लेखन क्षेत्र अब बताता है, लेखन क्षेत्र, तो लेखन क्षेत्र में जैसे साहित्य हो गया, सिनेमा हो गया, संचार माध्यम हो गया, संस्कृति हो गया, संस्कृति सवालों पर नियमित लेखन भी करते थे। और कहता है कि मंगलेश डबराल की कविताओं में सामंती बोध, सामंती मतलब जमींदारी प्रथा, सामंतवाद, जैसे कि भूस्वामी वाला किस्सा, एक तरफ भूस्वामी जो अमीर है, दूसरे तरफ गरीब किसान, है ना, तो पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार था। यानी पूंजीवाद यानी जो पैसा अपना वर्चस्व है, आप इतिहास में पढ़ते होंगे सामंतवाद और पूंजीवाद, तो अच्छे से समझते होंगे, पश्चिमी पूंजीवाद को पढ़े होंगे तो। ठीक है, यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं, बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर रचनाकार करते थे। उनका सौंदर्य बहुत सूक्ष्म और भाषा पारदर्शी है। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा एक संक्षेप में बताऊं कि आज के राजनीतिक में क्या होता है, सीधी आलोचना होता है, कटु आलोचना होता है, कभी कभी शब्द का सीमा भी नहीं रहता है। लेकिन अगर आज से पहले देखिएगा, आज से 10 साल 20 साल पहले देखिएगा, तो जब विरोध भी होता था तो लोग अपनी बातों को कविता में, शायरों में, शेरो शायरी में और एक सीमित और बंधी हुई भाषा में बात करते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं। तो ठीक उसी तरह क्या कह रहे हैं मंगलेश डबराल कि हल्ला शोर शराबा ये सब नहीं करना है, लेकिन ऐसा करना है कि प्रतिपक्ष हो, लेकिन रचना पढ़ने वाला को अच्छा लगे, समझने वाला को, सुनने वाला को अच्छा लगे। यदि समझ गया तो उसकी बुराई है, अगर नहीं समझा, अगर समझ गया तो वो समझ जाएगा कि मेरी बुराई, अगर नहीं है तो फिर उसका कोई बात ही नहीं। लेकिन शोर शराबा, हल्ला हंगामा ये सब नहीं करना है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि संगतकार के लेखक मंगलेश डबराल, जिनका जन्म जो है, सॉरी मिट गया ये, जिनका जन्म
जिनका जन्म सन 1948 में, स्थान टिहरी गढ़वाल, वर्तमान के उत्तराखंड में। ठीक है, शिक्षा देहरादून में, शिक्षा देहरादून से। अच्छा, यहाँ पे शिक्षा को कोड नहीं किया गया, मतलब शिक्षा का उल्लेख नहीं किया गया है। रचना है पहाड़ पे लालटेन, घर का रास्ता, आवाज भी एक जगह है। अच्छा हाँ, मैंने हमेशा कहा है कि इसके अतिरिक्त भी कई रचनाएं हो सकती हैं, लेकिन एनसीईआरटी में उतनी उसी रचनाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है जिन पे फेमस हो, या जो प्रसिद्ध हो, या जो एनसीईआरटी को महत्व समझ में आता हो। इसके अलावा इनको देख लीजिए, सम्मान जो है साहित्य अकादमी सम्मान, पहल सम्मान जो है, यह एक अनुवादक है, कई भाषा के जानकार, रूसी, स्पेनी, अंग्रेजी, ठीक है, पोलास्की, बुल्गारिया, ठीक है, ऐसे सर कई भाषाओं के जानकार है। मीडिया संचार में भी इनका, सिनेमा में भी इनका जो है पकड़ रहा है। तो अब लेखक की बात मैं समाप्त करूंगा, और अब आपको मैं आपके कविता की ओर ले चलूंगा। ठीक है, तो लेखक परिचय के बाद अब हम लोग कविता का पहले सार समझेंगे। जैसा कि आपको एनसीईआरटी में भी आपको ये फिगर दिख रही होगी, एनसीईआरटी में भी आपको जो है सार के रूप में ये बताया गया है। तो अब हम लोग सार को समझेंगे। देखिए, ये संगतकार, संगतकार सबसे पहले कि होता क्या है, इस चीज का जो है आपको समझ में आना चाहिए, है ना। संगतकार आपको समझ में आना चाहिए कि क्या होता है। देखिए, संगतकार में यहाँ पे सबसे पहले संगतकार को समझना है ना। दो पार्ट में है, तो एक में है आपका संगत और दूसरा है कार। ठीक है, संगत का मतलब होता है साथ, और यहाँ पे साथ आप देखेंगे कि कई स्तरों पर लेखक ने बात किया है, एक साथ कई स्तरों पर। और कार मतलब यहाँ पे अगर इसका अर्थ ले तो देने वाला या निभाने वाला, देने वाला, है ना, या निभाने वाला। ठीक है, निभाने वाला। पहले संगतकार का मतलब समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए कि बच्चा होता है, ठीक है, तो बच्चा जब एक साल 6 महीने का होता है तो उसका संगतकार कौन होता है? या तो उसी उम्र के बच्चे होते हैं, या उससे थोड़े से ज्यादा उम्र के बच्चे होते हैं, या फिर उसकी माँ होती है। ठीक है, ये मैं आपको पहले समझा देना चाहता हूँ कि संगतकार का क्या मतलब है। फिर जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो अपने परिवेश में आता है, मित्रों के साथ खेलता है, ठीक है, तो फिर उसके मित्र संगतकार हो जाते हैं। ठीक है, मित्र हो गए, भाई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब है। अच्छा, यहाँ पे संगतकार और थोड़ा सा दोस्त में फर्क है। ठीक है, दोस्त जरूरी नहीं है कि संगतकार हो, लेकिन संगतकार दोस्त हो सकता है। ठीक है, क्योंकि संगतकार का मतलब होता है संगत, यानी संगत, यानी गत माने स्थिति, गति, यानी कोई कार्य करते हैं। जैसे कि मान लीजिए बच्चा खेलता है तो उसे खेलने में कौन मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ पे यदि मोटे मोटे तौर पे देखें तो किसी भी पड़ाव पे, जीवन के किसी भी पड़ाव पे जो आपको साथ देता है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए पीछे से सहारा दिए रहता है, या जो आपके साथ हमेशा सदैव चलता है, वो संगतकार के रूप में मतलब कहा जाता है, या संगतकार कह सकते हैं। लेखक ने संगतकार को सबसे अच्छा ढंग से समझाने के लिए आपका जो है गायन, ठीक है, सिनेमा, गायन या सिनेमा। अच्छा, मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, यदि मैं बोल रहा हूँ और आप समझ पा रहे हैं तो उसे आप लिख सकते हैं। तो गायन के क्षेत्र में संगतकार को अच्छे से स्पष्ट किया है कि क्या होता है। जैसे आप सबों ने कभी न कभी एक बार कव्वाली या ग्रुप जो है कि गाना, ठीक है, संगीत प्रस्तुत किए होंगे स्कूलों में, मंचों पे, या फिर टीवी में भी देखे होंगे। तो क्या होता है, उसका एक मुख्य गायक जो होता है, वो मुख्य गायक आपको फेस में रहता है। अगर इसकी सबसे अच्छा उदाहरण मैं कहूँ तो कव्वाली में बैठा जो मेन कव्वाल होता है वो माइक पे रहता है, और इसके अगल बगल में आप देखेंगे कि 2 4 5 जो है लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये जब गाता है, जब ये गा रहा होता है तो बीच बीच में जैसे कहीं पे लय को उठाना हो, कहीं पे थोड़ा सा नीचे लाना हो, राग को बदलना हो, तो इस वे में क्या होता है कि ये जो होता है इन लोग इसका साथ देता है। जो साइड में जो मान लीजिए
किसी में 3, 4, 5, इसलिए मैंने कव्वाली का कहा, क्योंकि अगर अन्य क्षेत्रों में क्या होता है कि मुख्य गायक को दिखाता है, बाकी गायक को नहीं दिखाता, लेकिन कव्वाली के क्षेत्र में सारे एक साथ बैठते हैं, जिसमें एक मुख्य कव्वाल होता है और बाकी उसके सहायक के रूप में होते हैं। तो लेखक ने इसी को यहाँ पे संगतकार कहा, लेकिन एक चीज स्पष्ट कर दे रहे हैं कि यहाँ पे संगतकार का केवल मतलब या केवल अर्थ गायन के क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं है। संगतकार, लेखक ने कहा है कि संगतकार जो होता है आपके जीवन के हर पड़ाव में होता है, ठीक है। आप उसे राजनीतिक में भी देख सकते हैं, जैसे राजनीति में देखिए, जब कोई नया नया राजनीतिक में आता है, ठीक है, तो जो सबसे पुराने मंझे हुए राजनीतिज्ञ होते हैं उसे समझाते हैं कैसे आगे बढ़ना। जैसे अब कविता के आगे जब हम बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें है, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि कोई ड्राइवर ही होता है, मान लीजिए ड्राइवर सीख रहा होता तो उसका एक मुख्य ड्राइवर होता है, ठीक है, उसका एक मुख्य ड्राइवर होता है। लेकिन जैसा कि आप लेखक परिचय में पता होगा कि ये क्या थे, सिनेमा से भी जुड़े हुए थे। हम सिनेमा से भी जुड़े हुए थे। सिनेमा यानी सिनेमा में गायन भी आ गया, कलाकारी भी आ गया, सब कुछ सिनेमा टेलीविजन से जुड़े हुए थे। तो इन्होंने इस कविता का लिखने के पीछे सार क्या है ये समझिए। अगर संगतकार आपको समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा सार समझ लीजिए कविता का, क्योंकि कविता का मूल भावना तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ छोटे गायन, जैसे कि आपको मैं आज एक उदाहरण दे देता हूँ, रेमो डिसूजा, ठीक है। रेमो डिसूजा आज वर्तमान में डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं और बहुत बड़े कलाकार भी हैं। लेकिन आपको उनकी अगर इतिहास जानना हो, थोड़ा बायोग्राफी जानना हो, तो आप एक देख सकते हैं कि आमिर खान और उर्मिला मातोंडकर, सही है, तो उनकी एक पिक्चर आई थी रंगीला। उसमें वो क्या थे, बतौर एक बैक डांसर कलाकार थे, ठीक है। और वहां से उनका वहां तक का सफर, तो आप देख सकते हैं क्या होता है, कभी कभी संगीतकारों की भूमिका को मेन जो होता है वो छिपा देता है, उसकी भूमिका खत्म हो जाती है। संगीतकार की भूमिका आज तक जो है मेन सिंगर को ही लोग जानते हैं, बैक स्टेज सिंगर को नहीं जानते। तो ये जिंदगी के हर पड़ाव में भी होता है। जैसे यदि एक बच्चा है पढ़ लिख के बहुत आगे बढ़ जाता है तो वो अपने माँ बाप को नहीं ध्यान देता, और अगर गलती से उसके माँ बाप शिक्षित नहीं है तो कहता है कि अरे वो क्या मेरी बात को समझेगा। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि यदि वो नहीं समझते तो तुमको पढ़ाते भी नहीं, ठीक है। तो मूल भावना लेखक का ये है, कहने का माने अर्थ ये है, संदेश ये है कि संगीतकार की भूमिका को लोग बहुत जल्द भूल जाते हैं, लेकिन जब भी जरूरत पड़ती है, जीवन में किसी भी पड़ाव पे जरूरत पड़ती है, तो संगीतकार ही आखिरकार उसकी सहायता करता है। तो संगीतकार की आज जो है थोड़ा सा हम लोग को अपने जीवन में तवज्जो देना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं विद्यार्थी हूँ और मेरे शिक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं वो मेरे को हर पड़ाव पे, ठीक है, मुझे मदद किए हैं। अगर मैं मान के चलिए कि वो आज शिक्षक है, अगर मैं आईएएस बन गया, तो इसका कतई अर्थ नहीं है कि मैं उनसे ज़्यादा जानकार हूँ या मैं उनसे ज़्यादा योग्य व्यक्ति हूँ, ठीक है, क्योंकि उन्हीं की कहीं ना कहीं देन है कि मैं उस जगह पे पहुँचा हूँ, ठीक है। तो केवल एक गायन का क्षेत्र नहीं है, हाँ ठीक है, लेखक ने गायन क्षेत्र को चुना है ताकि बातों को स्पष्ट रूप से समझाया जा सके, ठीक है। तो संगीतकार की मूल बात यह है, अगर कविता की मूल भावना तक पहुँचे तो ये है कि जीवन में हम लोग जरूर आगे बढ़ें, लेकिन बढ़ें किसके साथ है या किसके श्रेय है उसको श्रेय जरूर दें, उसको गौण ना करें, ठीक है। फिल्मों के क्षेत्र में अधिकांशता देखा जाता है जो कि लेखक ने समझाया है, ठीक है। अब आपको मैं कविता, अब हम आपको कविता की ओर ले चलेंगे। जैसा कि आपको बुक में दिख रहा होगा कविता की कुछ लाइनें, है ना, तो यही आपकी कविता है और मैं आपको इस जो है पढ़ के धीरे धीरे समझाऊंगा, और जो शब्द को मैं नोट करने कहूँगा, अगर आप कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो जरूर नोट करें। कविता का लाभ मैं शुरू करता हूँ। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देते, यानी क्या कह रहा है कि मुख्य गायक का क्या है, स्वर क्या है, कैसा है, चट्टान है यानी विशाल है और उसका साथ देता है। जैसे देखिए यहाँ पे मतलब समझिए, थोड़ा थोड़ा अर्थ को समझते जाए। जैसे अगर कोई छोटी चीज़ उठाना हो तो उसका साथ कोई भी दे सकता है, लेकिन यदि कोई बड़ा पहाड़ ढाना हो तो उसका साथ हर कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, उसके योग्य ही व्यक्ति दे सकता है, ठीक है। वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। अच्छा, जो साथ दे रहा है उसका आवाज़ क्या है, कमजोर,
सुंदर है बट कमजोर है, और क्या है, कांपती हुई है ना, क्योंकि मुख्य गायक के सामने वो अपनी योग्यता को क्या समझ रहा है, कमजोर समझ रहा है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है। लेखक क्या कह रहा है कि जो कांपती हुई सुंदर स्वर है वो क्या है, उसका छोटा भाई है। छोटा भाई का मतलब कि उसी के जैसा है और उसके सारे गुण इसमें भी मौजूद हैं। जैसा अधिकांशतः कहते हैं ना कि भाई भाई में अगर हम देखें तो क्या होता है, चेहरा मिलता है, आवाज़ें मिलती है, हो सकता है कुछ कुछ गुणे भी मिलती हों, है ना। तो क्या है, भाई है या उसका शिष्य है। यदि भाई नहीं है तो क्या है, उसका शिष्य है। जैसे शिक्षक और छात्र देख सकते हैं ये संबंध में, तो क्या है, उसका शिष्य है। या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। देखिए गायन के क्षेत्र में क्या होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि कोई बहुत बड़े उस्ताद होते हैं, तो उनसे सीखने के लिए क्या होता है, उनसे कौन सीखता है, या तो उनका खुद भाई सीख रहा होता है, या फिर कोई शिष्य सीख रहा होता है जो पैसे से सिखाते हैं, या फिर कोई दूर से चलकर, यानी कोई मान लीजिए रियाज करने वाला कोई रिश्तेदार हो। जैसे कहते हैं ना, कई ऐसे गायन क्षेत्र में हैं, जैसे अभी हाल ही में पंडित जसराज जी का निधन हो गया, जो मेवाती घराना के बहुत अच्छे जो है उस्ताद माने जाते थे गायन कला में, तो कई लोग उनसे भी सीखे होंगे। तो ठीक उसी तरह से पहले इनका संबंध बताता है कि संगीतकार कौन होता है, या तो भाई होता है, या फिर कोई शिष्य होता है, या फिर कोई क्या होता है, दूर का रिश्तेदार होता है। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना होगा। अब ये कविता का केवल अर्थ गायन के क्षेत्र में नहीं है। क्या कहा लेखक ने कि मुख्य गायक के गरज में, यानी मुख्य गायक जो होता है, मुख्य मान लीजिए कोई उस्ताद होता है, या मुख्य कोई भी व्यक्ति होता है, या समझ लीजिए कि जो छात्र होता है, छात्र के गरज में क्या करते हैं, मास्टर उसी अनुरूप में पढ़ाते हैं। तो ठीक उसी तरह क्या है कि मुख्य गायक के गरज में, यानी संगीतकार जो होते हैं वो मुख्य, जैसे मान लीजिए अगर कव्वाल पर ही उदाहरण दे रहे हैं, तो क्या है कि बड़े कव्वाल के गरज में जो छोटे कव्वाल होते हैं, इधर जो छोटे कव्वाल बैठे होते हैं ये माइक पे, तो इसके गरज में क्या है, प्राचीन काल से मिलाता आया है। तो इस चीज को समझिए, प्राचीन काल से कहने का मतलब है ये है कि इनकी योग्यता को आज तक जो है इनके जैसा दर्जा नहीं मिला है, लेखक का ये कहना है। और ये क्या है, आदि काल से इनको इनके गरज में, इनके लिए अपना क्या करते आए हैं, आवाज मिलाते आए हैं। ठीक है, वह अपनी गुण मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि ये मुख्य कव्वाल, जैसे आप कभी कभी देखेंगे, अगर आप थोड़ा बहुत कव्वाली का प्रोग्राम या कभी स्कूलों में आपने संगीत का प्रोग्राम दिया हो, तो जो मुख्य लड़कियां होती है, जो मुख्य लड़के होते हैं, जो मुख्य प्रस्तुत करता व्यक्ति होता है, वो कुछ कुछ लय तान को भूलता है। तो यहाँ पे उसी को बताया है कि जटिल अंतरे की तान, मतलब जंगल क्या होता है, जब हम जंगल में भटक जाते हैं, जब हमें रास्ते की कोई पता नहीं रहता है और उस क्षण कोई हमें रास्ता बताने वाला आ जाए तो हम फिर अपने रास्ते पर आ जाते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ मुख्य कव्वाल का क्या होता है, जब कभी कभी गायन के क्षेत्र में मुख्य गायक जब अपने लय से, अपने तान से भटक जाता है या फिर खो जाता है, तो उसको कौन लय पर लाता है, उसके जो छोटे छोटे कलाकार जो आगे पीछे बैठे होते हैं, वो इनको फिर वो लय को पकड़ाते हैं। ठीक है, वह अपने ही संगमरमर को लांग कर, वह अपने ही सरगम को लांग कर, ठीक है, चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। यानी कहते हैं इस कविता का सार का मतलब है कि मुख्य गायक क्या होता है कि अपने सरगम में 7 सुर का जो होता है, सरगम में वो लांग कर, यानी उसका सीमा क्रॉस कर देता है। अगर सपोज ये आपका दायरा है, तो क्या होता है, मुख्य गायक इस दायरे को क्रॉस कर जाता है। यानी जब अंतरे से गायक भटकेगा तो उसकी लय भी बिगड़ेगी, तान भी बिगड़ेगा और सुर की आवाज भी बदलेगी। ठीक है, तो चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, एक ऐसा जगह जहाँ मैंने अनहद यानी हद के पार, ठीक है, सीमा के पार। तब संगीतकार ही अस्थाई को संभालता रहता है। तब उस वक्त क्या होता है, इस गायक मुख्य गायक का क्या होता है, समर्थन में ये सब अपने आवाज को क्या करते हैं, मिला कर रखते हैं। जैसे कभी कभी आप अनुभव करना, अगर आपने थोड़ा बहुत संगीत का प्रोग्राम देखा हो तो,
कि मुख्य गायक अपने लय में खो चुका होता है, लेकिन उस लय को, उस समा को बांधे रखते हैं उनके पीछे के कलाकार। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको दृश्य में, आपको माइंड में दृश्य मतलब बनाना है, आपको माइंड में एक चित्र बनाना है कि आप कव्वाली का जो है प्रोग्राम देख रहे हैं या फिर संगीत का कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, और सामने वाला जो मुख्य गायक है वो अपनी लय से भटक चुका होता है। तो आप देखेंगे कि पीछे वाले जो संगतकार यानी पीछे वाले जो छोटे गायक यानी उसके सहायक होते हैं, वो क्या करते हैं, उस लय को बरकरार रखते हैं और दर्शकों को लगने नहीं देते हैं कि ये गायक भटक चुका है। ठीक है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक को पीछा छूटा हुआ सामान। जैसे देखिए यहाँ का मतलब क्या है कि मुख्य गायक क्या होता है, कभी भी पूरा प्रोग्राम जब एकदम विधिवत हो जाता है तब मुख्य कलाकार आता है, गाता है, और मुख्य कलाकार क्या होता है, गाना के बाद चला जाता है। तो क्या करते हैं छोटा कलाकार, अपने सामान को समेटेंगे, जो भी हारमोनियम, तबला, माइक, जो भी हो, जो उनका साजो सामान बोलते हैं, तो वो सब समेटेंगे और मुख्य कलाकार क्या होता है, उठ के चला जाता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे क्या करते हैं, ये छोटे कलाकार जो होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं या जो सीख रहे होते हैं, तो मुख्य गायक चला जाता है लेकिन ये सारे काम को संभालते हैं। यानी देखिए इनकी कितनी महत्ता है। लेखक ने इसके माध्यम से, कविता के माध्यम से, जो बैक स्टेज सिंगर होते हैं, जो संगतकार होते हैं, उनकी महत्ता यानी इम्पोर्टेंस को दर्शाने का कोशिश किया है। ठीक है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन। अब देखिए, अब यहाँ से थोड़ा सा कविता दूसरी ओर चलता है। ठीक है, यहाँ तक तो था आपका जो है संगीत में, लेकिन अब एक शब्द आ गया कि अब उसको याद दिला रहा है बचपन। तो भाई बचपन तो संगीत में आएगा नहीं, तो देखिएगा लेखक कहाँ आपको ले चले। देखिए मेरा मार्कर नहीं चल रहा है, लेकिन मैं पूरी तरह से विश्वास रखता हूँ कि आपको मैं जो बोल रहा हूँ वो शब्द आपको सही सही और स्पष्ट सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, तो क्या है, जैसे उसको याद दिलाता हो उसका बचपन, जब वो नौ सीखिया था। यानी कहने का मतलब मुख्य गायक जैसे स्टेज से उठ कर गया, तो फिर पीछे के जो इसके छोटे छोटे गायक या जो इसके सहायक या जो बैक स्टेज सिंगर थे, मुख्य गायक के सारे साजो सामान को समेटता है। तो मुख्य गायक को क्या याद आता है, अपने समय का। क्योंकि देखिएगा हर शिष्य को, जो भी शिक्षक है आज, जो भी शिक्षक है या मैं ही हूँ, तो उसको क्या होता है, अपना छात्र जीवन याद आता है। टीचर क्या होता है, पढ़ा के चला गया, होमवर्क दे के चला गया, लेकिन छात्र क्या है, मुश्किल होता है उसको उस प्रश्न को बनाने में, उस प्रश्न को समझने में। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि ये मुख्य गायक जा रहा है, लेकिन मुख्य गायक को ये क्या है, याद आ गया अपना, जिस समय वो भी इसी तरह से एक क्या था, छोटा सा कलाकार या छोटा सहायक था। ठीक है, तो किसको, मुख्य गायक को किसका याद आ गया, अपने सब बैक स्टेज या संगतकारों के देख के अपना बचपन याद आ गया। यानी बचपन का यहाँ कतई ये मतलब नहीं है कि छोटा वाला बचपन। ठीक है, जैसे अगर मैं कोई चीज़ सीखने गया हूँ तो मैं उस फील्ड में बच्चा हूँ। व्यक्ति जहाँ से शुरू करे उस क्षेत्र का वो बच्चा होता है। ठीक है, तो बचपन का यहाँ पड़ाव या उम्र की बात नहीं है, यहाँ है कोई भी चीज़ की शुरुआत करें तो बचपन है। अब ये हो सकता है लेखक किसी भी उम्र में हो। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को समझना है। तारस सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उस उत्साह अस्त होता हुआ। जैसे देखिए कभी कभी क्या होता है कि लेखक कुछ ऐसे मतलब संगीत को पेश करते हैं, कुछ ऐसे गायन करते हैं, जैसे सबसे सटीक अगर आप गज़ल सुने या गायक सुने या मान लीजिए जगजीत जी को सुने, तो या फिर गुलाम अली साहब को सुने, तो उनकी लय बहुत लंबी खींचती है, बहुत लंबी, शायद उतनी लंबी लय खींचना संभवता नहीं हो। तो क्या होता है, कभी कभी मुख्य गायक की भी सांसें क्या होती है, अटकने लगती है, टूटने लगती है। तो क्या कह रहा है कि तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हो उत्साह अस्त होता हुआ। क्या होता है, उसका प्रेरणा साथ छोड़ता है। प्रेरणा का मतलब जो उसके अंदर ऊर्जा होता है, जो उसने सोच रखा होता है कि मैं तो इसे गा दूंगा। ठीक है, लेकिन वो उस समय क्या होता है, खत्म होने लगता है। ठीक है, तब उस समय क्या करता है संगीतकार, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ। आवाज से क्या है,
राख जैसा कुछ गिरता। राख जैसे क्या होता है, अगर राख को हम हवा में करें तो वो भुरभुरा कर गिर जाएगा, वो टिकेगा नहीं, वो पूरा तरह से गिर जाएगा। उसी तरह से मतलब राख का क्या नेचर है, अगर आप मुट्ठी में लेके करें तो जमीन में ऐसे ही छितरा जाएगा, मतलब कोई ये नहीं कि यहाँ गिरा रहे तो यहीं गिरेगा। जैसे भारी वस्तु यदि मान लीजिए हम इसको ऐसे गिराएंगे तो हो सकता है कि नीचे गिरे, लेकिन राख क्या है, बिखरा गया। तो ठीक उसी तरह से मुख्य गायक का क्या है, लय बांध सुर सब क्या हुआ, बिखर गया है। ठीक है, तभी मुख्य गायक को ढांढस बांधता है कौन, ये बैक स्टेज कलाकार, ये इसके संगत का जो पीछे इसके बैठे हुए हैं। ठीक है, ढांढस बांधता, ढांढस बांधने का मतलब है कि भरोसा दिलाता है कि आप फिर से अपने लय पर आ सकते हैं, क्योंकि ये लय कौन मिला रहे होते हैं, इनके पीछे बैठे हुए कलाकार। देखिए मैं बार बार पीछे दिखा रहा हूँ लेकिन मेरा स्केच बन नहीं पाया है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि पीछे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, मतलब कव्वाली का एक दृश्य को समझ लीजिएगा, है ना। कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर, कहीं से मतलब संगतकार क्या होता है, अपने अनुभवों से अपनी स्मृति से निकाल कर, ठीक है, एक स्वर लाता है जो इसको ढांढस बनाता है कि नहीं आप भटके जरूर है लेकिन आपको भटकने में नहीं दूंगा। यहाँ पे देखिए इस क्षेत्र में भी है, आप जैसे कि किसी जीवन के पड़ाव पर जब आप कष्ट में होते हैं तो आपके मित्र क्या होते हैं, कुछ ऐसे बात आपको सुझाते हैं जो आपको ढांढस बनाते हैं, जो आपको मतलब मदद करते हैं, आपको उत्साह बढ़ाते हैं, आपको विश्वास दिलाते हैं कि नहीं अभी ऐसा कुछ स्थिति नहीं, अभी है समय और अभी आप में है तब। ठीक है, तो यहाँ पे केवल संगत कार ही नहीं है, केवल ये गायन क्षेत्र नहीं है, गायन क्षेत्र सिर्फ आपको किसी बात को समझाने के लिए कहा गया है। ठीक है, जैसे अगर साहित्य को आप पढ़ रहे हैं और सिर्फ उसका सामने का चीज देखेंगे तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे इस हिसाब से पढ़िए ना, कि जैसे कहा जाता है ना कि साहित्य समाज का आईना होता है, तो आईने में मनुष्य का केवल जो है चेहरा दिखेगा, आप चेहरे से तो सब कुछ नहीं पढ़ लेंगे। तो जो कविता में दिखता है वो जरूरी नहीं कि वो उस लाइन के अंदर क्या ये मतलब प्रासंगिकता है, उस लाइन की क्या प्रासंगिकता है, उस लाइन का क्या महत्व, मूल भावना क्या है, इस तक पहुंचना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, कभी कभी वो यूं ही दे देता है उसका साथ। यूं ही का मतलब क्या हुआ, देखिए ये संगतकार यहाँ बैठा हुआ है, ये गायन कर रहा है, तो भाई पूरा प्रोग्राम के बाद कुछ पैसे इसको मिलेंगे, कुछ पैसे इसको मिलेंगे, लेकिन यूं ही का मतलब क्या हुआ कि जिंदगी में जब आदमी कोई फंसता है, जिंदगी में जब कोई अनुभवी व्यक्ति जब फंसता है तो कभी कभी उसका साथ उससे छोटे या उससे सीखने वाले भी दे देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी में कभी भी आप क्या है, अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट या अपने आप को बहुत ज़्यादा विद्वान ना समझें। आपके शिष्य भी, जैसा कहते हैं ना कि शिक्षकों को अपने शिष्य से भी सीखना चाहिए। ठीक है, हो सकता है जो आप सीख गए हों और हो सकता है वो चीज़ जानता हो जो आपके तक अभी तक नहीं पहुंचा हुआ हो। ठीक है, तो है कभी कभी यूं ही उसका साथ दे देता है, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। और देखिए ये यथार्थ जीवन है, अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है, आर्थिक मंदी पूरे विश्व में छाई हुई है, हर किसी के साथ समस्या है, हर कोई कुछ न कुछ किसी न किसी स्तर पे थोड़े से बहुत से अवसादग्रस्त हैं। तो उसको क्या करता है, लोग जो उसके करीबी होते हैं, जो उसके संगत में होते हैं, बोलते हैं ना संगत, जो उसके साथी होते हैं उनको क्या करते हैं, ढांढस बनाते हैं, यह बताने के लिए कि आप अकेला नहीं हैं। और यह कि फिर से गाया जा सकता है। क्या है, जिंदगी, आप एक गाना सुने होंगे शायद सौतन फिल्म का, राजेश खन्ना का है कि जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो यहाँ भी संगतकार का मतलब है कि संगतकार क्या कह रहा है कि आपको फिर से गाना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ आप रुक गए तो रुक गए, ऐसा नहीं कि आपका सांस रुक गया हो आप स्टेज छोड़ के भाग गए, ऐसा तो संभव नहीं है। लेकिन हाँ, केवल स्टेज की बात नहीं, ज़िंदगी की बात हो रही है कि ज़िंदगी में कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक बार हार जाए या आपसे एक बार गलती हो जाए। आप बहुत बड़े अनुभवी व्यक्ति थे लेकिन अगर एक बार गलती हो गया तो आप उसको जो है छोड़ दीजिए, अभी आप गाइए, है ना। और क्या है, गाया जा सकता है। जिंदगी क्या है, किसी भी समय शुरुआत करके जिया जा सकता है। ठीक है, जिंदगी जीने के लिए है, जिंदगी काटने के लिए नहीं है। ठीक है, जिंदगी जीने के लिए, काटने के लिए नहीं। काटने के लिए तो कह सकते हैं कि पशु लोग भी काटते हैं, जिंदगी को जीना चाहिए। ठीक है, गाया जा चुका राग,
गाया जा चुका राग। कभी कभी क्या होता है कि आप देखे होंगे, गुलाम अली साहब का बहुत ज़्यादा मैं फ़ैन हूँ और सुनता भी हूँ, जगदीश साहब का भी हूँ, और बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, पंडित जसराज जो चल बसे, ठीक है, उनका भी, या फिर और भी एक दो कलाकार हैं जो भारत में, जैसे एक संगीत भक्ति वाला जो अनूप जलोटा जी। तो कभी कभी क्या होता है, देखिएगा आप कि एक ही लय को 3-4 बार गाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जो गाया जा चुका है उसे नहीं, अच्छा एक चीज़ को जो संगीत आपने पकड़ लिया उसे पुनः नहीं गा सकते, दर्शक बोर हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जैसे देखिए, एक उदाहरण इससे समझिए, आप अभी विद्यार्थी हैं, अगले वर्ष आप परीक्षा देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पास हो जाएं, या कोई ज़रूरी नहीं कि आप फेल ही हों, लेकिन बाय द वे अगर आप फेल हो गए तो ऐसा नहीं है कि आपकी ज़िंदगी रुक गई, आप दोबारा भी लिख सकते हैं और उससे अच्छा कर सकते हैं, जो आपने पिछले वर्ष नहीं किया उससे अच्छा कर सकते हैं। ये बात मैं उन विद्यार्थियों के लिए कह सकता हूँ जो इस वर्ष फेल हो गए, या जो किसी भी कारण से हुआ, मैं वो उनका व्यक्तिगत कारण हो सकता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति फेल हो गए, ऐसा नहीं है कि वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि अल्बर्ट आइंस्टीन को 7 वर्षों तक जो है स्कूल मास्टर कहते थे कि ये पागल है, थॉमस अल्वा एडिसन को क्लास से निकाल दिया गया था। तो यहाँ पे ये है कि जो गाया जा चुका है, यानी ऐसा चीज़ जो किया जा चुका है, ऐसा नहीं कि फिर उसका हम पुनरावृत्ति या उसकी शुरुआत नहीं कर सकते हैं यदि हम उसमें असफल हो गए थे तो। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है। ऐसे कभी कभी क्या होता है कि जब कोई विद्यार्थी, देखिए संगतकार तो है ही, संगतकार का मैं समझाऊंगा, विद्यार्थी के लिए उदाहरण दूंगा। जब कोई विद्यार्थी यदि एक वर्ष, यदि मान लीजिए कि जो पीछे फिलहाल जो अभी रिजल्ट गया मई में, यदि उसमें कोई विद्यार्थी फेल हो गया तो उसका कहीं ना कहीं जो है उत्साह पूरा गिर चुका होता है। आप उसे कितना भी समझा दीजिए, लेकिन उसे एक मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये लाइन में ये है कि उसकी आवाज़ में जो हिचक है वो साफ सुनाई देती है। संगतकार समझा रहा है लेकिन उसकी हिचक है जी। और ये होता भी है जब आप कोई अच्छा कार्य कर रहे होते हैं, और उन बच्चों के साथ तो विशेष होता है कि जो अपनी पूरी मेहनत देते हैं, लेकिन किसी कारणवश, किसी गलत गलत मतलब गलत निर्धारित या गलत उनका नजर मतलब मार्गदर्शन या किसी भी तरह का जो उनसे भूल होता है, जो उनको भी नहीं समझ में आता, उसके कारण यदि वो असफल हो जाते हैं, तो फिर आप उनको कितना भी काउंसलिंग कर लीजिए, कितना भी उनका मार्गदर्शन कर दीजिए, लेकिन उनका उत्साह उस लेवल का नहीं होता है, ठीक है, या नहीं हो पाता है। तो इसके लिए ये आपका लेखक यही कह रहा है कि ऐसा नहीं है, आपको हिचक सुनाई देता है संगीतकार को, लेकिन फिर भी ढाढ़स बनाता है, ठीक है। आप, और मैं ये कहना, मैं अपने तरफ से कहूँगा कि भाई आप ज़िंदगी में कहीं भी असफल हो, लेकिन हार मत मानिए, ठीक है। उसे विफलता नहीं है, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। क्या है कि या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। जैसे देखिए, लेखक ये अंतिम लाइन जो आपको कह रहा है कि उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। ऐसे क्या होता है, मुख्य गायक जो था, कोई संगीत मतलब कोई स्वर गा रहा था और वो उस लाइन में गड़बड़ कर दिया, तो उसे जबरदस्ती खींचने के बजाय उसने क्या किया, संगीतकारों पर छोड़ दिया, जो बैक स्टेज सिंगर है उस पर छोड़ दिया, और वो अपनी विफलता मतलब उस समय उसने उसे छोड़ दिया, उसको बार बार रिपीटेड नहीं किया। तो ये उसकी विफलता नहीं है, ये उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। जैसे देखिए, यदि कोई व्यक्ति, ठीक है, उससे भूल हो जाता है जीवन में, यदि कोई भूल हो जाता है और यदि उस भूल को स्वीकार कर लेता है वो व्यक्ति, तो उसे उसका विफलता नहीं बल्कि उसकी मनुष्यता समझी जानी चाहिए। जैसे देखिए, कहते हैं ना कि भूल स्वीकार करना, ठीक है, भूल स्वीकार करना मनुष्य का सबसे परम गुण है, और अगर ये आपके अंदर आ जाए तो आपको बहुत लाभ होगा, ठीक है। तो लेखक अंतिम में कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपने भूल पर पछता रहा होता है, अपने भूल पर मायूस होता है, तो क्या है, मनुष्य की उसकी विफलता नहीं समझनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लेखक का परिचय भी समझे, संगतकार का अर्थ भी समझे, कविता की मूल भावना भी मैंने 5-6 लाइनों में आपको बताया, फिर कविता का जो
वह आपका जो भी पंक्तियाँ उसे मैंने समझाया, ठीक है। मेरे पास स्केच की अभी उपलब्धता नहीं होने के कारण मैं लिख के नहीं समझा पाया, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो आपको बताया या जो बोला वो आपको समझ में आ रहा होगा, तो आप इस सबको समझें, ठीक है। और हर बार की मैं आपको 2-3 मिनटों में जो भी आपकी बुक में प्रश्न हैं उस पर मैं थोड़ा चर्चा कर देता हूँ, ताकि आप इस प्रश्न को जब अपने से हल करें तो आप इसको थोड़ा बहुत अपने दिमाग में आ सके कि नहीं क्या कहा गया था। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि संगत कार्य के माध्यम से कभी किस प्रकार की व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है। तो सीधा सीधी मतलब मैंने बहुत सारा बताया, एक माँ का उदाहरण दिया, मित्र का उदाहरण दिया, ठीक है, राजनीतिक स्तर पे छोटे से राजनीतिक। तो यहाँ पे लेखक का ये मतलब है कि हर वो व्यक्ति जो आपको आगे बढ़ने के लिए या जो किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए मदद करता है, जो आपका उत्साह को बढ़ाता है, जो आपको हिम्मत देता है, ठीक है, वो संगतकार है, ठीक है। केवल यह गायन की क्षेत्र नहीं, गायन का क्षेत्र केवल आपको समझाने के लिए दिया है लेखक ने। संगतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा और किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। सबसे बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐसे शिक्षक होते हैं जो आपको आजीवन जो है मार्गदर्शन करते हैं आपका, ठीक है। आपके माता पिता राजनीति के क्षेत्र में भी होते हैं, ठीक है, सामाजिक क्षेत्र में भी होते हैं। किसी के घर मृत्यु हो जाती है तो पूरा समाज पहुंचता है उसको समझाने, उसको सहायता करने, उसका हिम्मत बांधने, ठीक है। तो ये है संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक की मदद करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा है कि लय भटक जाने पर, यहाँ पे देखिए सीधा सीधी है कि संगतकार किन किन रूपों में मुख्य गायक। तो गायक का यदि पूछा जाए तो हमको इसके किसी और क्षेत्रों से नहीं जोड़ेंगे, केवल गायक के क्षेत्र से जोड़ेंगे। तो जब गायक राग भटक जाता हो, जब सरगम से भटक जाता हो, जब स्वर से भटक जाता हो, ठीक है, जो भी कविता का आपका लाइन में है वही। और हाँ, जो गायक से जरूरी है मतलब संबंधित हो, है ना, जैसे अन्य क्षेत्रों से नहीं जोड़ेंगे। एक बार मैं आपको प्रश्न उत्तर लिखने का तरीका मैं आपको एक वीडियो में समझाऊंगा। भाव स्पष्ट कीजिए और उसकी आवाज में जो हिचक है साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की कोशिश, उसे विफलता नहीं उसकी मनुष्यता समझिए। जी, यदि कोई व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है और उसे सुधार करने की कोशिश करता है तो वो असफल नहीं बल्कि वो मनुष्यता है उसकी, ठीक है, क्योंकि वो उसे भी समझ है कि मैंने गलती की है। जैसे आप विद्यार्थी के ले लीजिए, यदि कोई विद्यार्थी असफल हो जाता है किसी परीक्षा में और उसे स्वीकार हो जाता है कि नहीं मैंने गलती की लेकिन मैं इस बार गलती नहीं, तो हम लोगों को खास करके पेरेंट को और उनके रिश्तेदारों को उनका हतोत्साही नहीं बल्कि उनकी मदद करना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने वाले लोगों को अनेक लोग तरह तरह से अपना योगदान देते हैं। कोई एक उदाहरण देकर इस कथन पर अपने विचार लिखिए। कोई भी एक क्षेत्र ले लीजिए, जैसे आप देखिए अभी हाल में रिसेंट है कि महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। तो आप देखे होंगे कि महेंद्र सिंह धोनी क्या थे, एक छोटा मोटा क्रिकेटर, लेकिन उनके मास्टर ने, फिर उनके दोस्तों ने, फिर उनके और जैसे रेलवे के क्रिकेट बोर्ड ने उनको सहायता करते करते पहुंचा दिया, ठीक है। आप अपने जीवन में भी उदाहरण एपीजे अब्दुल कलाम का ले सकते हैं उदाहरण, ठीक है, कि कैसे उनके प्राइमरी स्कूल के शिक्षक ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। कभी कभी तार सप्तक की ऊंचाई पर पहुंचकर मुख्य गायक का स्वर बिखरता नजर आता है, उस समय संगतकार उसे बिखरने से बचा लेता है। इस कथन के आलोक में संगतकार की भूमिका, विशेष भूमिका को स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे चूंकि ये प्रश्न जो है सीधा सीधी जो है गायक के क्षेत्र से है, गायन के क्षेत्र से है, तो यहाँ पे सीधा सीधी कहना है कि जब दर्शकों के सामने या जब स्टेज पर मुख्य गायक अपना प्रस्तुतिकरण दे रहा होता है उस समय ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो एक सीमा में बैठा रहे, लेकिन जब वो उससे भटकता है तो गाने का लय, स्वर, सरगम, तार सब कुछ चला जाता है। और उस समय यदि उसको पकड़ मतलब उसे बांधे रखता है तो वो बहुत ज़रूरी है। ठीक उसी तरह जब इंसान अपनी ज़िंदगी में हतोत्साहित होता है तो उसे हिम्मत देता है, ठीक है। सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाता है तब उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं, बहुत ज़रूरी है। आप इसके लिए कोई भी एक आईएएस एस्पिरेंट का कहानी देख लीजिए जो आईएएस बन चुके हों या आईएएस के लिए तैयारी कर रहे हों, ठीक है। या यूँ कहें कि आप देख लीजिए जो बबीता फोगाट, विनेश फोगाट जो दंगल पिक्चर बना था, इस बार उनको जो है कि अर्जुन पुरस्कार भी मिला हुआ है, खेल रत्न राजीव गांधी खेल रत्न मिला हुआ है। देखिए
मैं आपको विषय को समझाने के लिए उदाहरण से इसलिए जोड़ता हूँ, वो भी करंट उदाहरण से, ताकि अपने प्रश्नों में इन बातों को आप शामिल करेंगे तो पता चलेगा कि आप पूरी दुनिया से वाकिफ हैं। और हाँ, मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अभी तो नहीं बनाऊंगा, फिर 1-2 महीने के बाद जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करना है। ठीक है, आंसर राइटिंग करने के दौरान आपका वीडियो लगभग 1.5 से 2 घंटों को मैं बनाऊंगा, और उसमें मैं सारे वीडियो को स्पष्टता से समझाऊंगा कि आपको कैसे रखना है। अच्छा है, किसी व्यक्ति ने मेरे को एक बात बोला कि आप हिंदी छोड़ के किसी अन्य विषय को पढ़ाइए, क्योंकि हिंदी तो हो जाता है। तो मैं इस विषय पर आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ठीक है, हिंदी हो जाता है, लेकिन आपके विषय में, पांचों विषय में एक यही विषय है जो आपके परसेंटेज को आगे बढ़ाता है। ठीक है, और परसेंटेज में कभी ये नहीं देखा जाता है कि इन्हीं सब्जेक्टों को देखना और इनको तो देखना नहीं है। इसलिए कतई किसी भी विषय को कम मत आंकिए, मन से पढ़िए, अच्छा कीजिए। इस लॉकडाउन का, इस बंदी का आप भरपूर लाभ उठाइए। अपने शिक्षकों, दोस्तों, अपने मित्रों, अपने पेरेंट्स से लाभ लीजिए, और मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाले से भी लाभ लीजिए। और जो भी आपको क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसको आप कमेंट कीजिए।